नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम हमारे YouTube चैनल पर जितने भी आज तक एग्ज़ाम हो चुके हैं हिंदी साहित्य के, उनके डिटेल में सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्ज़ाम की। और इसी प्रकार आज हम जिस पेपर को लेकर हाजिर हुए हैं वो एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन एग्ज़ाम है, जो कि कर्नाटक सेट का एग्ज़ाम है। कर्नाटक सेट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, सेट, नेट, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। निश्चिंत ही इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके आगामी परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। फिर चाहे वो भारतीय काव्यशास्त्र के प्रश्न हो, चाहे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न हो, चाहे वो आदिकाल, भक्तिकाल, वृत्तिकाल, आधुनिक काल, किसी भी काल से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। इस पेपर की PDF आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर HD क्वालिटी PDF आपको अच्छी तरह मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये पेपर के सेट का एग्जाम है, के सेट यानी कर्नाटक सेट में। पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से राहुल वेल किस प्रकार की प्राचीनतम कृति है। अब ये एग्जाम चाहे नॉर्थ में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, ऐसा कोई हिंदी साहित्य का एग्जाम नहीं है जहाँ ये प्रश्न नहीं आ सकता। और कोई मुझे कमेंट करके बता दे कि हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। राहुल वेल रोड़ा कवि के द्वारा रचित एक प्रकार का चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें पद्य प्लस गद्य मिश्रित होता है। क्या होता है? पद्य प्लस गद्य मिश्रित होता है, उसे बोलते हैं चंपू काव्य। यह एक शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति है यानी कि शिला पे उतरी हुई है, मतलब प्रकार पत्थर की शिला पे। ठीक है। और किस किस प्रकार का काव्य है? अगर प्रश्न आ जाए कि वीर रस प्रधान काव्य है या फिर किस प्रकार का, तो ये नायक नायिका प्रधान काव्य है। नायिका भेद वाला काव्य यानी कि श्रृंगार रस से जुड़ा हुआ ग्रंथ है ये। ठीक है। ये हो गए राहुल वेल के बारे में बातें। ये आदिकाल की रचना है। किस प्रकार की रचना है ये? आदिकाल की। चार पहिर आलिंगन निद्रा संसार जाए विषयादाय, है ना, कि हमेशा सोना वोना आलिंगन, इस प्रकार से बात जो की है, ये इन चारों में से बात किसने की है? गोरखनाथ की पंक्तियाँ ही हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं दोस्तों? ये गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन थे? नाथ पंथ से संबंधित थे। नाथों की संख्या रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी है? 9 मानी है। ठीक है, याद रखना। नाथ कौन थे? जो सिद्धों से अलग हो गए थे। सिद्धों से अलग होकर नाथों की स्थापना हुई थी, क्योंकि सिद्धों में जिस प्रकार का व्यभिचार फैल रहा था, जिस प्रकार के कुविचार फैल रहे थे, उनसे अलग होकर नाथों ने अलग पंथ की स्थापना की थी। अगली बात करते हैं हम। तीसरा प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? वक्ता श्रोता युग्म रामचरितमानस 7 कांड है। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास की रचना है। ये 1574 में पूर्ण हुई थी। ये कब हुई थी? 1574 में। हम बात करते हैं वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं रामचरितमानस के अंदर? 4 वक्ता श्रोता युग्म है। वक्ता श्रोता मतलब कि एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, तो ऐसे कितने युग्म में? 4 है। कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया अपने खुद तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास और जो इनके वो जो सामने सुनने वाले लोग होते हैं ना, जो श्रोता इनके, तुलसीदास और बाकी सब संत सुन रहे हैं। एक हो गए अपने याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज ऋषि, ये दोनों कथा सुन रहे हैं, मतलब है ना, एक बात रहा है इनमें से और एक सुन रहा है। एक हो गया अपने तुलसी और तुलसी हो गया, संत हो गए। ठीक है, एक याज्ञवल्क्य ये, एक हो गया काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी, ये कथा सुना रहे हैं। ठीक है ना, काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी, 3। और चौथे अपने शिव और पार्वती। चौथे अपने हैं शिव पार्वती। चौथा कौन हो जाएगा? शिव पार्वती। ठीक है, ये हो गई रामचरितमानस। तुलसीदास की रचना है ये, अवधि भाषा की रचना है ये। कौन सी रचना है ये? अवधि भाषा की रचना है ये। तुलसीदास ने अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचना की है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अभिनव गुप्त ने रास को क्या माना है? अभिनव गुप्त 9वीं शताब्दी के आचार्य रहेंगे। 9वीं शताब्दी के काव्य शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं अभिनव गुप्त। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव भारती, तंत्रालोक। ठीक है, किस प्रकार के ग्रंथ है? ज़्यादातर ये इनके टीका ग्रंथ है, यानी कि एक प्रकार से किसी और ने जो ग्रंथ लिखा है उसकी टीका लिखी है इन्होंने। ठीक है। और अभिनव भारत ने रास को रूपक माना है। क्या माना है? रास को रूपक। तो सी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न देखिए,
कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता कौन है? कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताओ कौन लगता है आपको कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता? कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य में सबसे विलक्षण घटना माना है गद्य के आविर्भाव को। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आधुनिक काल में सबसे विलक्षण घटना है गद्य का आविर्भाव, और गद्य में भी सबसे ज़्यादा उनको पसंद आया क्या? नाटक। कि आधुनिक काल में नाटक का आविर्भाव सबसे विलक्षण घटना है, गद्य में सबसे विलक्षण घटना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाटक। और कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो उसका है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, किस नाम से? मैंने मांडू नहीं देखा। मैंने मांडू नहीं देखा, ये आत्मकथा है किसकी? स्वदेश दीपिक की। स्वदेश दीपिक का ही नाटक है कोर्ट मार्शल, और इन्हीं की रचना है मैंने मांडू नहीं देखा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओस्ट्रिक परिवार की मुख्य भाषा कौन सी है? अब जो बच्चा कर्नाटक सेट से संबंधित है वो तो सोचेंगे कि कन्नाडी इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं है। मुराडा इसका सही आंसर होगा। ओस्ट्रिक परिवार की भाषा है मुराडा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी की, फारसी की, लैटिन की, संस्कृत की, प्राकृत की। ये सारे के सारे किस प्रकार की भाषाएं? ये एक और नाम ले लो आप, मैं चलो अभी बताऊंगा, रुको। हिंदी, फारसी, लैटिन, प्राकृत, संस्कृत और अंग्रेजी भी। ये मत सोचना अंग्रेजी अलग भाषा है, नहीं। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, ये सारे के सारे किस परिवार की भाषाएं हैं? अपनी आर्य परिवार की भाषाएं हैं। आर्य भाषा परिवार की भाषाएं ये आर्य परिवार की। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी का पूछा जाता है कि आर्य परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है, ओस्ट्रिक परिवार की भाषा है मुराडा। मुराडा, मुराडा याद रखना, ठीक है, मुराडा। अब हम बात करते हैं तमिल की, कर्नाटक। तो ये भाषा है ना, ये हो गई द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की। और भारत में 2 ही परिवार की भाषाएं अधिकतर पाई जाती है। मैंने सबका नाम लिया है, पर अरबी का नाम नहीं लिया। अरबी का, फारसी का ले चुका हूँ मैं। फारसी भाषा किस परिवार की भाषा है? फारसी, फारसी है आर्य परिवार की भाषा। लेकिन अरबी जो है वो शामी परिवार की भाषा है। शामी परिवार की भाषा है, शामी परिवार, याद रखना। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, देखो ये वो कवि हैं जो एक प्रकार से अस्मिता के कवि जिसे कहा जाता है ना। इनके अनुसार कि किसी भी कवि के अंदर यदि संवेदनात्मक ज्ञान है या फिर ज्ञानात्मक संवेदना है, यानी कि किसी प्रकार की रचना अगर कोई कवि करना चाहता है तो वो अपने अंदर उस चीज़ को उतारे ही नहीं, उसको भोगे भी सही। किसी भी दुख के ऊपर आप लिखना चाहते हो तो उस दुख को पहले अपने ऊपर उजारो, उसके बाद लिखो। ये सूत्र दिया था। इसका मतलब यही है कि संवेदनात्मक ज्ञान वर्सेस ज्ञानात्मक संवेदना, मुक्तिबोध। ठीक है ना, अपने रोने धोने वाले कवि है मुक्तिबोध कहीं ना कहीं प्रकार से। ठीक है ना, मुक्तिबोध ने कहा था ये। ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था। ठीक है, और इनके काव्य संग्रह कौन कौन से आप पढ़ते हो? चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, और भूरी भूरी खाक दूल, भूरी भूरी खाक दूल। ठीक है ना, भूरी भूरी खाक दूल। ये दोनों के दोनों काव्य संग्रह किसके हैं? ये है अपने मुक्तिबोध के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है? मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है? ये सारी की सारी मन्नू भंडारी की कहानियाँ हैं। ठीक है ना, लेकिन यही सच है जो कहानी है उस पर रजनीगंधा नाम से फिल्म बनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि यही सच है कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी वही है जिन्होंने आपका बंटी नाम का जगत विख्यात एक उपन्यास लिखा है 1971 में, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें सर्वप्रथम एक जन्मपत्री दी गई है। आपने कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, पर वो जन्मपत्री जरूर पढ़ना। ठीक है, आखिरी चट्टान किसका यात्रा वृत्तांत है? आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। मोहन राकेश वही है जो नई कहानी के प्रवर्तक में भी गिने जाते हैं। नई कहानी के प्रवर्तक में कौन कौन गिने जाते हैं? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। ठीक है, मोहन राकेश की नाटक आपको पता होगा, इसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में अविभाजित पंजाब की ग्रामीण संस्कृति का दर्पण है? आपको याद होना चाहिए कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है ना, एनटी ने जो दिया हुआ है, सभी राज्यों के सेट के लिए भी सेम यही सिलेबस दिया हुआ है। और आपको पता है कि आपके सेट में जो एक सिलेबस लगा हुआ है जिंदगी नामा का लगा हुआ है। तो पंजाब की ग्रामीण संस्कृति का दर्पण अविभाजित है ना, तो ये जिंदगी नामा में लगा हुआ है। जिंदगी नामा को साहित्य अकादमी मिला है और 1979 इसका प्रकाशन वर्ष है। 1979 इनको प्रकाशन वर्ष है। ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली अंतिम कवयित्री हिंदी की कृष्णा सोबती है। ठीक है, याद रखना। बाकी जो रचनाएँ हैं ये भी इनकी ही रचनाएँ हैं। ए लड़की मित्रों मरजानी, ए लड़की का प्रकाशन 1991 है। समय सरगम का 2000 है, और मित्रों मरजानी का 1966 67 के आसपास है। ठीक है, याद रखना। काली किस उपन्यास का चरित्र नायक है? काली और ज्ञानो,
ये दोनों एक प्रकार से एक उपन्यास है जो दलित उपन्यास है, दलित पृष्ठभूमि पर। और कौन सी दलित दलित पृष्ठभूमि है? पंजाब की पृष्ठभूमि है, पंजाब की। 1972 में आया था, 1972 में। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है ये। धरती धन्ना अपना 1972 में आया था ये, जगदीश चंद्र का उपन्यास है। और ये बाकी जो उपन्यास है ना, ये भी जगदीश चंद्र के ही हैं। मुट्ठी भर कांकर 1976 में आया था। घास गोदान कभी न छाड़े खेत, ठीक है। ये सारे के सारे उपन्यास किसके हैं? जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं। 12वां प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कौन सा है? 12वां, बिल्कुल। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? परीक्षा गुरु वही उपन्यास है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक है, लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक है। और हम बात करें इसका प्रकाशन वर्ष, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1882, 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें सारे गलत दे रखे हैं, इस कारण ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानस का हंस उपन्यास की शैली कौन सी है? अगर एग्जाम आए और अमृतलाल नागर की रचना न पूछी जाए तो अधूरा है एग्जाम, बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल ठीक है ना। अमृतलाल नागर के उपन्यास लिखे हैं, उसमें मानस का हंस लिखा है 1972 में। और जब अमृतलाल नागर की जो पृष्ठभूमि है ना, वो लखनवी है, लखनऊ के आसपास की है। तो लखनवी शैली इस उपन्यास की शैली है। कौन सी है? लखनवी शैली इस उपन्यास की प्रमुख शैली है, याद रखना। मसनवी शैली आपने पढ़ी होगी सही, मसनवी शैली जो हम पढ़ते थे सूफी काव्य में, सूफी काव्य में मसनवी शैली दिखाई देती है। संवाद शैली आप देख सकते हो नाटकों में होती है कहीं ना कहीं। और पूर्व दीप्ति शैली तो शैखरिक जीवनी में है, शैखरिक जीवन में मानते हैं हम पूर्व दीप्ति शैली। उसने कहा था जो कहानी, उसमें भी हम पूर्व दीप्ति शैली मानते हैं। इसका मतलब होता है फ्लैशबैक वाली कहानी, कि जैसे कि जो साउथ की मूवियाँ होती है ना, आपने देखा होगा साउथ की मूवियों में पहले सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर बीच में हीरो को कोई मौत हो जाती है या फिर कोई बड़ा कांड हो जाता है, और उसके बाद फिर वो अपने बहुत पहले की कहानी सुनाने लग जाता है ना। ऐसा होता है, पूर्व दीप्ति शैली उसे बोलते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास में हमेशा आपको बताता आया हूँ, आज फिर बता देता हूँ। सबसे पहला उपन्यास इनका महाकाल, जरूर याद रखना, 1946 में आया था ये। सेठ बांके माल, जरूर याद रखना, सेठ बांके माल 1955 में, 1955 में। इसके अलावा फिर बूंद और समुद्र है इसके बाद, बूंद और समुद्र है, ठीक है, लगभग 56-57 के आसपास। फिर मैं बात करूँ अमृत और विष, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमृत और विष। अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष कितना हो जाएगा? 1966, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ इनके प्रकाशन वर्ष याद रखना आप, ठीक है। हालांकि अमृत और विष और बूंद और समुद्र के बीच में शतरंज के मोहरे भी लिखे हैं इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट है इनका मानस का हंस और खंजर नयन, खंजर नयन लिखा था इन्होंने कब? 1981 में। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण इनके एक द नैमिषारण्य, सात घूंघट वाला मुखड़ा। सबसे अंतिम है इनका कौन सा? पीढ़ियाँ, ये याद रखना। तो सबसे अंतिम है पीढ़ियाँ। इन सब में आपको क्रम जम जाएगा, ये इतने भी याद रख लो, आपका क्रम से जम जाएगा। सबसे अंतिम में 90 में लिखा गया है ये, ठीक है। इसके अलावा खंजर नयन और पीढ़ियों के बीच में लिखा है ना अग्निगर्भा और करवट। अग्निगर्भा पहले आएगा, फिर करवट आएगा, करवट याद रखना। ये मानस का हंस यानी कि ये अमृतलाल नगर के उपन्यास हो गए। 14वां प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश के किस नाटक का नायक प्रवृत्ति और निवृत्ति से उत्पन्न तनाव से ग्रस्त है? यानी कि जो जीवन में प्रवृत्ति मार्ग चल रहा है और निवृत्ति यानी कि सब कुछ त्यागने के उत्पन्न तनाव से ग्रस्त कौन है? ये वही है जो इतिहास के सबसे पहले पुरुष माने जाते हैं। इससे पहले, इनसे पहले जो भी हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा मिथक माना जाता है, वो कहीं ना कहीं पुराणों की घटना मानी जाती है, मिथक माना जाता है। लेकिन इतिहास जहाँ से शुरू होता है उसे बोलते हैं महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है। और उन्हीं के ऊपर लिखा गया उपन्यास है ये। किनका उपन्यास है? मोहन राकेश का, और इसका नाम है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का प्रकाशन 1963 है। ये इनका दूसरा नाटक है। कौन सा है नाटक? ये दूसरा नाटक है। इसी में महात्मा बुद्ध जो होता है वो संसार की पीड़ाओं से या फिर संसार में सुख और दुख के बीच में तनाव महसूस करते हैं और अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं। आपको पता होगा सिद्धार्थ नाम होता है महात्मा बुद्ध का, तो इनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा, है ना, ठीक है। अब ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। आधे अधूरे इनका 1969 का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 का प्रकाशन वर्ष है। पैरों तले जमीन या पैरों तले की जमीन नहीं है, पैरों तले जमीन है, इनका अधूरा नाटक है, ठीक है ना, अधूरा, जो बाद में कमलेश्वर ने पूर्ण किया था। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। 15वां क्वेश्चन नहीं है, गुणग्राही गोविंद गुण गावा और भजी भज राम परम पद पावा। ये हरिदास निरंजन की पंक्तियाँ हैं, हरिदास निरंजनी, याद रखना, हरिदास निरंजनी की पंक्तियाँ ही हैं। मलुकदास हम पढ़ते हैं, मलुकदास का जन्म 1574 हम पढ़ते आए हैं ये।
संत कवि में इनका नाम लिया जाता है। संत कवियों में, निर्गुण धारा के कवियों में हम मलुकदास का वर्णन करते हैं। ठीक है, भक्ति वच्छावली, ज्ञान दीपक, ये रचनाएं हम किसकी पढ़ते हैं? मलुकदास की। ठीक है, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस में किस कांड में किया है? आसान क्वेश्चन है। तुलसीदास ने उत्तरकांड के अंदर कलयुग की बुराइयों का वर्णन किया है, कलयुग में होने वाले कांडों का वर्णन किया है, याद रखना। 17वां प्रश्न देखिए, वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित थे? वारकरी और महानुभाव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ये राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा संप्रदाय नहीं है। उसमें वारकरी का नाम बहुत बार आया है, क्योंकि ये राजस्थान के बाहर का है और ये महाराष्ट्र का है ये। ठीक है, महाराष्ट्र का है ये। और महाराष्ट्र के एक संत है जिनका हम हिंदी साहित्य में अध्ययन करते हैं, दर्जी परिवार से हैं वो, नामदेव। ठीक है ना, तन मेरा सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में मन मेरा लागा। इस प्रकार की पंक्तियां हैं, समझ जाना, नामदेव की पंक्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का उपन्यास क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? तो उपनाम पूछा है। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी रचना किया करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण, याद रखना, हिम तरंगिनी, ठीक है ना, और एक हिम किरीटिनी है। हिम किरीटिनी में के आ रहा है और हिम तरंगिनी में टी आ रहा है। के पहले आता है और टी बाद में आता है, तो के को छोड़ दो, टी को पकड़ लो। 1955 प्रकाशन वर्ष, 1955 में साहित्य अकादमी पहली बार, साहित्य अकादमी जो आप सुनते आए वो पहली बार मिलना शुरू हुआ था और पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी से शुरुआत हुई थी। और माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिनी को पहली बार साहित्य अकादमी मिला था। इनसे पहले इनकी रचना जो थी वो हिम किरीटिनी आ चुकी थी। हिम किरीटिनी पहले आई है, हिम तरंगिनी बाद में आई है। इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में पुष्प के अभिलाषा जरूर नाम सुना होगा आपने, पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे, हरि मद अभिमान गंवाए। ठीक है ना, ये पंक्तियां किसकी पंक्तियां हैं? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, विनय पत्रिका की। इसकी पंक्तियां ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, विनय पत्रिका की। ठीक है, विनय पत्रिका वैसे सिलेबस में लगा हुआ है जिनके, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये एक गौण रचना है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? हिंदी का आरंभिक रूप सबको पता है, वो अवहट है वैसे। ठीक है ना, वैसे हम अपभ्रंश से मानते हैं हिंदी की शुरुआत, अपभ्रंश के बाद अवहट मानते हैं, लेकिन भोलाशंकर व्यास ने अवहट माना है। लेकिन अगर विकास क्रम की बात की जाए तो विकास क्रम में सबसे पहले वैदिक संस्कृत आएगी, फिर लौकिक, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत। पाली और प्राकृत के बाद हम पढ़ते हैं अपभ्रंश को, फिर पढ़ते हैं अवहट्ट को, फिर पुरानी हिंदी को पढ़ते हैं, और उसके बाद शोरसेन अपभ्रंश, फिर उसके बाद अलग अलग अपभ्रंश अपना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और फिर उनके अंदर की भाषाएं। साहित्यकार की आस्था के रचनाकार कौन है? ये वो है जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखते लिखते जब थक गए, संस्मरण लिख दिया इन्होंने, रेखा चित्र लिख दिया इन्होंने, कविता काव्य संग्रह लिख दिया इन्होंने, तो उसके बाद इनको लगा कि मुझे निबंध भी लिखना चाहिए, बच्चों का सिलेबस बढ़ाना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि बच्चे पढ़ें और कन्फ्यूज हों कि यार ये रचना किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी छायावाद की एकमात्र कवयित्री। जो छायावाद के 4 स्तंभ है उनमें से एकमात्र जो नारी शक्ति है वो है महादेवी वर्मा। उनका निबंध है ये, साहित्यकार की आस्था। साहित्यकार की आस्था के अंदर की पंक्तियाँ भी दी जाती है कभी कभी, ठीक है ना, जिसमें आस्था, रागात्मकता, इस प्रकार के शब्द आते हैं, और वो महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ होती है कहीं ना कहीं, याद रखना, साहित्यकार की आस्था। बाकी इसके अलावा काव्य संग्रह जरूर पढ़े होंगे आपने, निहार, रश्मि, नीरजा, ठीक है, सांध्य गीत, ठीक है, निहार 30 में, रश्मि 32 में, नीरजा 34 में, और सांध्य गीत 36 में, और यामा 40 में। ठीक है, यामा जो कि तप है किनका? निहार, रश्मि, नीरजा, इनका मिक्सअप है। सांध्य गीत का भी 4 रचनाओं का मिक्सअप है यामा में। 1940 प्रकाशन वर्ष है, और 1942 में इनकी अलग रचना आई थी फिर दीपशिखा। लोगों को लगता है कि दीपशिखा भी यामा के अंदर संकलित है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न बहुत बार आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि यामा में संकलित नहीं है, वो दीपशिखा है। महादेवी वर्मा का जन्म 1900 में हुआ था, याद रखना, 1907 में हुआ था, 1907 में। माइकल मधुसूदन दत्त के नाटक शर्मिष्ठा का हिंदी अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन के शर्मिष्ठा का अनुवाद उसने किया था जो कि भारतेंदु काल में सबसे वरिष्ठ कवि हैं। भारतेंदु काल में सबसे वरिष्ठ है, भारतेंदु मंडली में सबसे वरिष्ठ भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, और वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से 5 साल पहले हुआ था।
भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ था। भारत कृष्ण भट्ट का 1844 और 1845 में हुआ था। अलग अलग आता है, आप 44 ज़्यादा मान के चलो, 45 भी कभी कभी आता है, दोनों में से एक ही आएगा ऑप्शन में, ठीक है, अगली बार याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमगन का जन्म 52 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का 56 में हुआ था, ठीक है, 1856। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? देखो, विभत्स रस का विस्मय रस तो हो जाएगा अद्भुत रस का। जब हम कुछ अद्भुत चीज़ देखते हैं हम विस्मित हो जाते हैं ना, एकदम बिल्कुल विस्मय है ना, विस्मय में पड़ जाना। निर्वेद जो है वो शांत रस का है स्थायी भाव। शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। और जुगुप्सा जो है वो किसका हो जाएगा? विभुत रस का। और विभत्स किस प्रकार का रस होता है ये मैंने बताया था आपको पहले भी, इससे पहले जो वीडियो बनाई तो उसमें भी विभत्स रस का वर्णन मांगा था, कहीं ना कहीं किया था अपन ने, जिसमें एक प्रकार से डरावना सा चित्र बनने लगे। होठ एकदम कटे कटे हैं, एकदम बिल्कुल आंखों से खून बह रहा है, और ऐसा चित्र कि जो आप अपनी आंखों से देख लो तो आपको डर लगने लग जाए। देखो, सोचना अलग बात है दोस्तों, और एक प्रकार से देखना अलग बात है, लेकिन रियल में ऐसी चीज़ आप खुद इमेजिन करोगे तो वो विभत्स में ही गिनी जाएगी कहीं ना कहीं। तो जुगुप्सा है ना, जुगुप्सा। 24वां प्रश्न देखिए, बीसल देव रासो मूलतः किस प्रकार की कृति है? आदिकाल के अंदर हम जब रासो काव्य पढ़ते हैं वहाँ बीसल देव की रचना को पढ़ते हैं। 1212 के आसपास का समय माना गया है, और ये एक प्रकार का किस प्रकार का काव्य है? ये गेय काव्य है, ये है ना, गेय काव्य की श्रेणी में आता है, और वियोग श्रृंगार से युक्त काव्य है ये। प्रश्न आता है कि वीर काव्य है या श्रृंगार रस का काव्य है, तो श्रृंगार रस लगाना है आपको। श्रृंगार में भी अगर वियोग आ जाए तो वियोग श्रृंगार रस का काव्य है ये, ठीक है। राजमती इसकी मुख्य नायिका होती है इसमें, ठीक है ना। इसमें बीसल देव यानी कि विग्रह राज जो चतुर्थ होते हैं उन्हीं का नाम बीसल देव होता है, जो कि अपनी रानी से अनबन के कारण कहीं रूठ के चले जाते हैं ये, और बाद में जब वो आते हैं तो उनका विरह का वर्णन किया गया है। नरपति नाल्ह इसके रचनाकार है, नरपति नाल्ह, ठीक है दोस्तों, नरपति नाल्ह की रचनाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, जो अपने हिंदी साहित्य के दोस्त हैं ना उन तक शेयर जरूर कीजिए। ऐसा है बिल्कुल, मार्केट में अच्छा कंटेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये याद रखा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको देते हैं? सबको पता है दोस्तों ये धर्मदास है, ठीक है ना। कबीर वाणी की जो मेन चीज़ें हैं वो किसके अंदर है? बीजक के अंदर संकलित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म 1398 को हुआ था, याद रखना 1398 कबीर का जन्म माना जाता है। कन्हावत किसकी रचना है? कन्हावत आपको पता होगा, पद्मावत, आखिरी कलाम, जिसके अंदर कयामत का वर्णन है, ठीक है ना। आखिरी कलाम के बाद आ जाएगा अखरावट, अखरावट के बाद आ जाएगी कन्हावत, ठीक है, और कन्हावत के बाद आ जाएगी कहरनामा। ये पांचों की पांचों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी है ये? जायसी की। जायसी का जन्म कब हुआ था? 1490 में। कब हुआ था? 1492 में। और ये रचना कब लिखी गई थी? पद्मावत 1540 में, ठीक है, याद रखना। जायसी, जायसी की रचना है कन्हावत, याद रखना कन्हावत। भारतेंदु युग के किस कवि ने अतुकांत पद्धति का प्रयोग किया है? अंबिकादत्त व्यास है वो दोस्तों, जिन्होंने अतुकांत पद्धति में भी रचना की है। तो भारतेंदु युग के कवि हैं, याद रखना, अंबिकादत्त व्यास। अगला प्रश्न देखिए, कला के लिए कला, इस मत के समर्थक कौन है? कला के लिए, कला के जो समर्थक होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जीवन के लिए कला को नहीं मानते हैं वो, ठीक है ना, वो कला के लिए कला मानते हैं कि काव्य काव्य के लिए है। तो इस प्रकार के जो समर्थक है इनमें चारों में से अरस्तु भी नहीं है, ड्राइडन भी नहीं है, प्लेटो भी नहीं है, ऑस्कर वाइल्ड और ब्रेडले, ऑस्कर वाइल्ड और ब्रेडले, ये दो दो लेखक हैं। और भी ऐसे लेखक हैं परंतु इन दो को आप नाम याद रखो फिलहाल। ऑस्कर वाइल्ड और ब्रेडले कला के लिए कला के समर्थक हैं, याद रखना बिल्कुल, है ना। प्लेटो वही है जो कि पाश्चात्य संस्कृति के पहले आचार्य के रूप में माने जाते हैं। अरस्तु इनके शिष्य हैं, ठीक है, याद रखना। भक्ति वच्छावली किसकी प्रामाणिक ग्रंथ है? भक्ति वच्छावली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, मलुकदास 1574 में जन्म हुआ था। संत साहित्य में इनका वर्णन किया जाता है। निर्गुण धारा के कवि हैं। इसके अलावा ज्ञान दीपक भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ज्ञान दीपक, याद रखना। इसके अलावा एक इनकी रचना है रत्नबोध, रत्नबोध नाम से एक रचना है इनकी, वो भी किसकी है? मलुकदास की। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है? ये मैंने जब आज मैं क्लास ले रहा था टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहाँ पे मैंने आज ही पढ़ाया था कि भारतीय काव्य शास्त्र में विद्वानों ने 64 कलाओं का वर्णन किया है। कितनी कलाओं का वर्णन किया है? 64 कलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। 31वां प्रश्न देखिए, अंधेर नगरी में भारतीय संस्कृति पर दृढ़ आस्था दिखाने वाला पात्र कौन है? अंधेर नगरी पर भारतीय दृढ़ संस्कृति पर, देखो महंत जो होता है, महंत यानी कि गुरु जी,
वो गुरु जी के साथ उनके दो चेले आते हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। उसमें से जो गोवर्धन दास है ना, वो तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उस जो जंजाल है उसमें फंस जाता है, लेकिन नारायण दास जो उनका शिष्य होता है उन पर विश्वास करता है और गुरु के साथ चला जाता है वापस। क्योंकि वहाँ पे क्या था, जो महंगी से महंगी चीज़ और सस्ती से सस्ती चीज़ बराबर बराबर रेट में मिल रही थी। तो नारायण दास इसका सही उत्तर होगा, न कि गोवर्धन दास। तो नारायण दास, ठीक है। खरोष्टी में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? खरोष्टी में जो वर्णों की संख्या है वो 37 मानी जाती है, याद रखना। खरोष्टी एक प्रकार की लिपि है, जैसे ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से आपको पता है, उसके बाद फिर उसका अलग नाम हम पढ़ते हैं, गुप्त लिपि भी पढ़ते हैं, नागर लिपि भी पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि भी पढ़ते हैं, कुटिल लिपि भी पढ़ते हैं। तो ये ब्राह्मी के उपनाम है, लेकिन ये कौन सी लिपि है? ब्राह्मी देवनागरी लिपि। उसी प्रकार खरोष्टी एक प्रकार की अलग लिपि है, और खरोष्टी लिपि के अंदर वर्णों की संख्या 37 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 37 मानी गई है। और ब्राह्मी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि के अंदर 52 वर्ण माने गए हैं। कितने माने गए? 52 है ना। हालांकि वो काट छाट होती रहती है, उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं, कुछ लोग कुछ को मानकीकरण में कम ज़्यादा करते रहते हैं उसको, है ना। अतीत के गर्त से संस्मरण के लेखक कौन है? तो अतीत के गर्त नाम से एक संस्मरण ग्रंथ लिखा गया है। ये उन्होंने लिखा है जिनके उपन्यास को पहली बार साहित्य अकादमी मिला था। मैंने आपको बता दिया है ऊपर कि जो साहित्य अकादमी मिलना स्टार्ट हुआ था 1955 में। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी और 55 में पहली बार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी की कविता को, यानी कि काव्य रचना को। लेकिन उपन्यास ऐसा है जिनको पहली बार मिला था और वो 1961 में मिला था। 1959 की रचना भूले बिसरे चित्र, और भूले बिसरे चित्र रचना किसकी है? भगवती चरण वर्मा की, और इन्हीं का ही उपन्यास है, इन्हीं की ही संस्मरण है अतीत के गर्त से। तो याद रखना, अतीत के गर्त से रचना किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। 34वां प्रश्न देखिए, पत्रों की छाँव में एक प्रकार का पत्र संग्रह है। ये किसका पत्र संग्रह है? ये डॉक्टर विवेकी राय का। डॉक्टर विवेकी राय वही है जो ग्रामीण चेतना के निबंधकार है। इनके निबंध आप पढ़ते होंगे, विद्यानिवास मिश्र के, कुबेरनाथ राय के, रामदरस मिश्र के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। वहीं हम विवेकी राय के निबंध पढ़ते हैं। ग्रामीण चेतना के निबंधकार है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भरत यायावर संपादक है। भरत यायावर किसके संपादक है? फणीश्वरनाथ रेणु की पत्रावली के, ठीक है ना। रेणु रत्नावली के संपादक है कौन? भरत यायावर। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं सही, जिन्होंने लिखा है कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, ठीक है। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। और जो क्रम का मजदूर है उसके रचनाकार है मदन मोहन, है ना, मदन मोहन। अगला प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न, प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है? प्रवासी की डायरी के लेखक वो है जिन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, जो लोगों को दारू के नशे में डुबा कर चले गए हैं, जिन्होंने मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश नाम की रचनाएं लिखी हैं। बिल्कुल इसी क्रम में लिखनी है आपको, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है, याद रखना आप। और हरिवंश राय बच्चन उसके लेखक है, यानी कि प्रवासी की जो डायरी है, प्रवास की डायरी है, प्रवासी की डायरी, हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक है, प्रवासी की डायरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न क्या कहता है? द वेस्टलैंड किसकी रचना है? द वेस्टलैंड उस लेखक की रचना है इन चारों ऑप्शन में से जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है एक प्रकार से, जो पूरे विश्व में मिलता है ये, ठीक है। और हिंदुस्तान के अंदर नोबेल पुरस्कार सिर्फ साहित्य में एक बार मिला है, और वो मिला है किनको मिला है? वो रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, गीतांजलि के लिए। सोच के देखिए, द वेस्टलैंड वो रचना है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया है। द वेस्टलैंड की तुलना हिंदी साहित्य के अंदर कामायनी से की जाती है। कामायनी का प्रकाशन 1935 है। जिस प्रकार कामायनी में एक सभ्यता का विध्वंस बताया गया है ना, फिर उसके बाद अंत में मनु बचता है, बस ऐसा है। उसी प्रकार इसके अंदर भी जो इसका देश था वहाँ की सभ्यता का विध्वंस बताया गया है, ठीक है। तो इसके रचनाकार है कौन? टी एस इलियट। टी एस इलियट का जन्म हुआ था 1888 में। 1888 में टी एस इलियट का जन्म हुआ था। नोबेल पुरस्कार इनको 1949 में मिला था। द इनके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, तो इनके जो सिद्धांत है ना, उनकी रचनाओं के अंदर ही तो है कहीं ना कहीं, है ना। तो परंपरा का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, वस्तुनिष्ठ समीकरण, संवेदना का अधिकार, मतलब संवेदना का सिद्धांत। तो ये 2-3 प्रकार के सिद्धांत इन्होंने दिए थे, वस्तुनिष्ठ समीकरण, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत मतलब हो गया कि अपने आप को, पर्सनली चीज़ों को कहीं ना कहीं, चीज़ों में मतलब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ना होकर, आत्मगत न होकर कहीं ना कहीं वस्तुगत होना कहीं ना कहीं, है ना। तो ये प्रकार का सिद्धांत दिया था टी एस इलियट ने। 1888 में इनका जन्म हुआ था। नव अभिजात्यवाद का उत्थान कहाँ हुआ था? देखो, नव अभिजात्यवाद जो था ना, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो
चली आ रही चीज़ें थे ना, उनके खिलाफ एक आंदोलन था ये कहीं ना कहीं। तो इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। नव अभिजात्यवाद का संबंध था जॉनसन से, ड्राइडन से इनका संबंध था कहीं ना कहीं नव अभिजात्यवाद का। और ये एक प्रकार से जो यथार्थ जो ज़्यादा ही आ गया था ना रचनाओं में, यथार्थ उसके खिलाफ था कि अब थोड़ा बहुत आदर्श भी लिख लो यार, ऐसा है बिल्कुल। क्योंकि जो रचना का काम है कहीं ना कहीं मनोरंजन भी होता है कहीं ना कहीं। तो इनका उद्देश्य था कि यार रचना का काम मनोरंजन होता है तो आप मनोरंजन तक सीमित रहने दो, थोड़ा आदर्शवाद को भी थोड़ा सा लेकर आओ। इतना ज़्यादा सच हम नहीं झेल सकते कविता के अंदर, तो रचना के अंदर, इसलिए नव अभिजात्य का उत्थान हुआ था 1800। इसका प्रकाशन, इसका समय मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन थे? भरत सूत्र के, देखो भरत सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 प्रमुख आचार्य हम पढ़ते हैं, या 4 प्रमुख कवि हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भट्ट लोलट का नाम, जिनके सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद। इसके बाद दूसरा नाम हम पढ़ते हैं शंकुक का अनुमिति सिद्धांत। तीसरा है भट्ट नायक, और चौथा है अभिनव गुप्त, ठीक है, जिनका अभिनव गुप्त का अभिनव नाम से ये एक प्रकार से है ना। तो अभिनव गुप्त है अंतिम व्याख्याता भरत सूत्र के, भरत के, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अभिनव भारती इनकी रचना है अभिनव गुप्त की। मेरी कॉलेज डायरी 1984 इसका प्रकाशन वर्ष है, मेरी कॉलेज डायरी। और धीरेन्द्र वर्मा इसके लेखक है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभा के 2 भेद बताने हैं, किस किस आचार्य ने किए हैं? आज ही जब मैं टेलीग्राम पे काव्य शास्त्र पर चर्चा कर रहा था तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पर आया था, काव्य हेतु पढ़ रहे थे आज हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उस पर हम आए दिन किसी न किसी टॉपिक पर जो कठिन होता है इस पर चर्चा करते हैं, डिटेल में उसका वर्णन करते हैं। तो प्रतिभा के 2 भेद, कार्य इत्री और प्रतिभावित्री बताया था। कार्य इत्री वो होती है जो कवि के अंदर या फिर लेखक के अंदर जन्म से होती है, उसको हासिल करने की जरूरत नहीं होती। और भावित्री प्रतिभा होती है जो पाठक के अंदर होती है या फिर सहृदय के अंदर होती है, जिसको हासिल करने की जरूरत होती है। तो इन दोनों के बारे में राजशेखर ने बताया था। किसने बताया था? राजशेखर के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद होते हैं, कार्य इत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द डिक्लेन ऑफ वेस्ट के रचनाकार कौन है? द डिक्लेन ऑफ वेस्ट के रचनाकार कौन है? इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ओसवाल्ड स्पेंगलर, है ना। ओसवाल्ड स्पेंगलर इसके रचनाकार है। द डिक्लेन ऑफ वेस्ट, आप सिर्फ इतना सा याद रखो, कभी कभी ये कुछ ऐसी गौण रचनाएं पूछ लेते हैं जो कि कभी कभी, है ना, पूछ लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास वैसे भी एक प्रकार से संख्यावाची समास भी बोला जाता है इसको। इसमें संख्यावाची शब्द जुड़ा हुआ है। तो देखो इसमें तो नहीं जुड़ा हुआ, इसमें भी नहीं जुड़ा हुआ, इसमें भी नहीं जुड़ा हुआ। तो त्रिभुवन जो है ना, इनकी 3 भवनों का समूह, ठीक है, तो उसको बोलते हैं त्रिभुवन। त्रिभुवन की द्विगु समास। समास के 6 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा इसे। समास कौन कौन से होते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यवभव समास, ठीक है। और एक सबसे लास्ट में होता है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें अन्य ही पद प्रधान होता है, ठीक है। दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहाना इसलिए, साकेत की ये पंक्तियाँ किसने कही है? देखो दोस्तों, आपको पता है साकेत का सबसे मेन उद्देश्य क्या था? उर्मिला के विरह को दिखाना। 1931 इसका प्रकाशन वर्ष है। कितना है? 1931। और ये कब लिखा गया था? 1931 में। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है, उर्मिला के विरह पे। तो ये पंक्तियाँ जो कही है ये उर्मिला ने कही है, ये पंक्तियाँ कि दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहाना इसलिए। 12 सर्ग है इसके अंदर। कितना सर्ग है? 12 सर्ग। लेकिन कोई आपसे पूछे कि सर्ग इसमें से कौन सा सर्ग है जो इसकी आत्मा है, कौन सा सर्ग है वो? 9वां सर्ग। कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मैं 9वें सर्ग को आज भी अधूरा मानता हूँ। 9वें सर्ग में कहीं ना कहीं उर्मिला के विरह को विस्तार से बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसी में ही वो पंक्तियाँ कि धन्य हो वो एक लाल की जाई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, इस प्रकार की पंक्तियाँ इसी में ही है। सखी फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला नारी कुछ तो दया विचारो। तो इस प्रकार से जो पंक्तियाँ हैं वो किसमें है? साकेत में। और साकेत महाकाव्य है, उर्मिला के विरह पे लिखा गया है ये, ठीक है। महाकाव्य, खंड काव्य नहीं है ना। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। ये पंक्तियाँ किसकी है? जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी की पहला जो बेला इनका काव्य संग्रह है उसके अंदर संकलित रचनाएं ये जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ।
नेपथ्य राग किसका नाटक है? इससे पहले मैंने हज़ारों पेपर आपको करवाए हैं बहुत सारे, उनमें से बहुत बार मैं नेपथ्य राग का बता चुका हूँ आपको कि एक महिला रचनाकार हैं, उनका नाम है मीराकांत। मीराकांत का नाटक है नेपथ्य राग, याद रखना। 46वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मन माटी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मन माटी जो एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? मन माटी के जो रचनाकार है वो है अपने अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है मन माटी उपन्यास। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, याद रखना, अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है मन माटी। कभी मिलान करने के लिए दे सकता है, कभी डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि मन माटी उपन्यास कौन किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का। सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह परिभाषा किसकी है? सुख दुख की भावेशमयी गीत है। सबसे पहले तो अब ये भी हमने जब कल परसों के दिन टेलीग्राम पे पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा ही था कि जब हम काव्य लक्षण पढ़ रहे थे कि किसने किसने कौन सी परिभाषाएं दी है, तब हमने वहाँ पढ़ा था कि महादेवी वर्मा ने, जो कि रहस्यवाद की कवयित्री है, छायावाद की कवयित्री है, उन्होंने कहा था, गीत की परिभाषा देते हुए कहा था, ठीक है, उनके लिए कविता है, एक प्रकार से गीत ही है, कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है किसकी? महादेवी वर्मा की। ठीक है, याद रखना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। उनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, याद रखना। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? और ऑप्शन में आपके सामने जिन धर्म सूर्य भी है, जिन दत्त सूर्य भी है, विजयसेन सूर्य भी है, वज्रसेन सूर्य भी है। अब आप तो देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि यार जिन धर्म होगा या जिन दत्त होगा या विजयसेन सूर्य होगा या वज्रसेन सूर्य होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जिन दत्त सूर्य की तो है उपदेश रसायन रास, याद रखना। देखो याद रखो, जिन दत्त कौन है? संजय दत्त का भाई है। क्या करता है वो? उपदेश देता फिरता है एक प्रकार सबको। क्या देता है? सबको उपदेश देता फिरता है। तो जिन दत्त सूर्य की हो गई उपदेश रसायन रास। अब हम बात करते हैं जिन धर्म सूर्य की। देखो, धर्म को जो मानेगा ना वो जीवन भर स्थल पे रहेगा। स्थल पे मतलब धरती पर रहेगा। जो धर्म के राह पे चलेगा वो कभी हवा में नहीं उड़ेगा, उसको कभी घमंड नहीं आएगा। अर्थात स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास किसकी रचना है दोस्तों? जिन धर्म सूर्य की रचना है। किसकी रचना है? जिन धर्म सूर्य की रचना है स्थूली भद्र रास। अब बात करते हैं विजयसेन सूर्य की। तो विजयसेन सूर्य की रचना कौन सी हो जाएगी? यूँ मान के चलो, एक प्रकार का पर्वत होता है, पर्वत का नाम होता है रेवंत, और रेवंत के पर्वत को क्या बोलते हैं हम? गिरी भी बोलते हैं ना, गिरी पहाड़ी है ना। तो रेवंत गिरिरास, रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन है? विजयसेन सूर्य। ठीक है, याद रखना, जिन धर्म जिन दत्त विजयसेन। एक रचना है आसगु की। आसगु की रचना कौन सा है? चंदन बाला रास। तो चंदन बाला रास इसकी है आसगु की, याद रखना। ठीक है, कोई ऐसी रचना हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करके आप बता सकते हो, डिटेल में उसको करवा देंगे अपन। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जो प्रिय छंद है वो हम पढ़ते हैं हरिगीतिका। ठीक है, हरिगीतिका छंद जो है वो मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है। 2212, 2212 और 2212 और 2212, इसी प्रकार से 4 समूह बनते हैं इसमें एक प्रकार से ना। तो 2 और 2 4, 1 5, 2 7 चौक 28, 28 मात्रा का छंद है ये। ठीक है, 28 मात्रा का छंद है हरिगीतिका। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी हरिगीतिका छंद लगा हुआ है। और अगर आपको हरिगीतिका छंद की पंक्तियाँ समझने में दिक्कत आती, कैसे समझोगे किस प्रकार की पंक्तियाँ, तो एक बात याद रखना, जो एक पंक्ति आप सबने सुनी होगी, मुझे पता है उसकी पहली लाइन जरूर याद होगी आपको, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। कुछ और याद करो चाहे मत करो, इसकी धुन को पकड़ लो आप, इसकी धुन को पकड़ लो। अगर इस धुन में वो रचनाएं बैठ रहे हैं ना, तो समझ लो वो हरिगीतिका छंद ही है वो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 28 मात्राओं का छंद है। अंत में लघु गुरु होता है इसके। लघु का मतलब होता है 1 मात्रा, गुरु का मतलब होता है 2 मात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंटुम, केंटुम समूह की प्राचीन भाषा कौन सी है? केंटुम समूह की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? ग्रीक भाषा है दोस्तों ना, ग्रीक। ग्रीक भाषा जो हम पढ़ते हैं ना, लैटिन वगैरह इस नाम से, तो वो ग्रीक भाषा है केंटुम समूह की। केंटुम समूह की जो भाषा है वो है ग्रीक भाषा। वैसे भी केंटुम से मलयालम कैसे हो सकती है? भारतीय है, फारसी भारतीय है, और संस्कृत भी भारतीय भाषा है। तो ये केंटुम वेंटुम अगर होता तो अपन नाम जरूर सुनते हैं ना इसका, ऐसा ग्रीक भाषा है इसका आंसर। ठीक है, ग्रीक भाषा। ठीक है दोस्तों, आज के पेपर में हम 85 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, सेट, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी का एंट्रेंस, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे, मैं वादा करता हूँ बिल्कुल। और आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर देखेंगे। और
आगे भी हम इसी प्रकार के प्रश्न डिटेल में सॉल्यूशन करते रहेंगे। किसी न किसी पेपर का सॉल्यूशन फिर से हम आगे आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको, डिटेल में सॉल्यूशन हमने बताया तो कमेंट में आपको जवाब देके बताना है। लाइक ज़रूर करना है आपको वीडियो को, और अपने दोस्तों तक, जो साहित्य के दोस्त हैं, उनको शेयर ज़रूर करना है। जैसी इस PDF की क्वालिटी है उसी प्रकार की PDF अगर आपको चाहिए, मतलब इसी पेपर की, तो टिक लग के मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।